नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ शफान अंसारी। उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है बिजली संकट का असर। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। बिजली संकट उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। यूपी के गांवों को सिर्फ 9 घंटे बिजली मिल रही है। शहरों की अगर बात की जाए तो बिजली की 7-7 घंटे की अघोषित कटौती की जा रही है। बिजली कटौती से लोग परेशान हैं, गर्मी से हाल बेहाल है। बिजली संकट पर एक्शन में योगी सरकार देखी जा रही है। 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का इंतजाम किया गया है। मध्य प्रदेश से राजस्थान से बिजली मिलने की संभावना जाहिर की गई है। बिजली आपूर्ति की गहन मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी वितरण निगमों में 24 घंटे कंट्रोल रूम कार्यरत है। टोल फ्री नंबर इसके लिए जारी किया गया है। 1912 की लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। बिजली के बिलों में गड़बड़ी से भी लोग परेशान हैं और जम कर रहे मीटरों से भी बिजली उपभोक्ता खासे परेशान देखे जाते हैं। बिजली घरों में लोगों की समस्या नहीं सुन रहे हैं अधिकारी। आखिर लोग किसे अपनी परेशानी सुनाएं, ये बड़ा सवाल है। बत्ती गुल, सियासत फुल। इधर मांग बढ़ी, उधर कोयला घटा। कौन लाएगा कोयला और बिजली? देश भर में बढ़ती गर्मी के साथ बिजली संकट गहराता जा रहा है। उधर बिजली संकट पर विपक्ष मोदी सरकार को घेरने में लगा हुआ है, तो देश में बढ़ती बिजली की मांग से कोयला घटता जा रहा है। और अब स्थिति यह है कि देश के कई राज्यों में बिजली कटौती की जा रही है। लगभग 16 ऐसे राज्य हैं जहां पर बिजली संकट की वजह से बिजली की कटौती की जा रही है। औद्योगिक गतिविधियों के साथ आम जनजीवन पर भी इसका भारी असर पड़ रहा है। जानकर बताते हैं कि इसका एक कारण गर्मी के साथ साथ हर घर में बिजली पहुंचाना भी है। साथ ही आज एसी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति खराब होने से भी आपूर्ति प्रभावित हुई है। गर्मी से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स में भी समस्या बढ़ती जा रही है। गर्मी के साथ साथ बिजली के ये बिगड़ते हालात यूपी में भी देखे जा रहे हैं। यहाँ घंटों के लिए शहर शहर बिजली कटौती की जा रही है। बता दें कि यूपी में बिजली की मांग इस समय 22,000 मेगावाट के आसपास है, जबकि प्रदेश में बिजली की उपलब्धता करीब 18,000 मेगावाट है। बिजली संकट के बीच सियासत भी फुल हो रही है। अलग अलग राज्य सरकारों का केंद्र पर आरोप है कि कोयले की कमी के लिए केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि अगर कोयला प्राप्त है तो राज्य तक इसकी सप्लाई नहीं की जा रही है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि लगातार कोयले की सप्लाई और मांग को पूरा किया जा रहा है और देश में पर्याप्त कोयला मौजूद है। हालांकि जमीनी स्थिति यह है कि लोगों को घंटों तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आम लोग गर्मी और बिजली संकट की दोहरी मार झेल रहे हैं। हालात कब सुधरेंगे, इसका इंतजार हर किसी को है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चंदौली में गैंगस्टर की बेटी की संदिग्ध मौत का मामला अपडेट आपको दे दें। चंदौली केस में आरोपी पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी पुलिस वालों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से मौत हुई है। एसोसिएटर कन्हैया की बेटी की मौत के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। सैयद राजा एसएचओ उदय प्रताप सिंह को सस्पेंड किया गया है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दबिश के दौरान हुई थी युवती की संदिग्ध मौत। चंदौली की घटना पर डीएम और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान भी पाए गए हैं। ये पुलिस के द्वारा कहा गया है। एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है, ये भी एसपी ने जानकारी दी है। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी, एसपी ने साफ कर दिया। रेप की पुष्टि को लेकर जल्दी ही कहना कुछ भी सही नहीं होगा। गैंगस्टर पिता कन्हैया ने बेटी निशा यादव को मुखाग्नि दी है। तो दबिश के दौरान गैंगस्टर की बेटी की मौत हो गई थी और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया था। साथ ही अभी ये बताया जा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो मृतिका है उसके ऊपर चोट के निशान भी पाए गए हैं और गैंगस्टर के घर पर दबिश देने के दौरान ये मामला पेश आया था। कई पुलिसकर्मियों के ऊपर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है, ये एसपी ने जानकारी दी है और साथ ही ये कहा है कि लापरवाही मिलने पर और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि रेप की पुष्टि को लेकर जल्दी ही कुछ कहा नहीं जाएगा। और साथ ही आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, पीछे जो अर्थी देख रहे हैं, दरअसल
मुखाग्नि दी है। गैंगस्टर इन्हीं के घर पर पहुंची थी पुलिस और उस दौरान ये हादसा पेश आया है। तो गैंगस्टर पिता कन्हैया ने, यानी कि कन्हैया को आप देख रहे हैं, उन्होंने अपनी बेटी निशा यादव को मुखाग्नि दी है और चिता को जलते हुए पीछे आप देख सकते हैं। और साथ ही ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो एफआईआर की तस्दीक करती है। पुलिसकर्मियों के ऊपर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। एसएचओ उदय प्रताप सिंह पर गाज गिरी है, सस्पेंड उनको कर दिया गया है। एफआईआर दर्ज है, मामले में जांच पड़ताल लगातार जारी है। आज अपराह्न में एक सूचना मिली कि कन्हैया यादव जो मनराजपुर अंतर्गत थाना सैयद राजा के निवासी हैं, उनकी एक बेटी की जो है डेड बॉडी है घर में, और उस पर तत्काल जो है मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। परिवार वालों से बातचीत की गई और मौका मुआयना किया गया, जिसमें निशा, जिसकी उम्र लगभग 21-22 साल की है, उसकी डेड बॉडी पाई गई है। परिवारजनों द्वारा तहरीर दी गई है, उस तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। साथ ही जो दबिश के संबंध में आरोप लगाया कि पुलिस ने दबिश दी है, उस पर एसएचओ पर आरोप लगाया गया है। एसएचओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। मनराजपुर गांव में जो पुलिस एनबीडब्ल्यू का तलाशी में यहाँ गांव में आए थे, और यहाँ आने पर जो है वो वारंटी यहाँ नहीं मिला है, और उनका बेटी का डेड बॉडी मिलने का जो सूचना मिली है, तुरंत कप्तान साहब को ये सूचना मिली। फिर यहाँ जो है फिर पब्लिक ने जाम लगा दिया। जाम लगाने के बाद एक एम्बुलेंस के साथ तोड़फोड़ किया था, और साथ में एक सिपाही और एक होमगार्ड के साथ मारपीट किया। और ये परिवारजनों के द्वारा ये आरोप लगाया था, ये इंस्पेक्टर जो है जब यहाँ वारंट के लिए यहाँ घर पर आए थे, तो ये बड़े वाला लड़की जो निशा यादव है उनके साथ मारपीट किया है, और मारपीट करने के उपरांत उनका डेथ हो गई। इस तरीके से उनके ऊपर इंस्पेक्टर के ऊपर आरोप लगाया, और उनसे तहरीर भी एसपी साहब के द्वारा प्राप्त किया गया है, और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जा रहा है। राजकुमार जायसवाल हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। रामकुमार, जानना चाहेंगे एसपी ने जो बयान दिया है, क्या कुछ उसमें कहा गया है, क्या कुछ जानकारी साझा की गई? जी, हम आपको बता दें कि लगातार जांच की जा रही है, और इंस्पेक्टर उदय प्रताप को पहले ही निलंबन की कार्रवाई की जा चुकी है, और साक्ष्य में एक कांस्टेबल संजय सिंह पे मुकदमा दर्ज किया गया और 4 महिला कांस्टेबल पे मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस कप्तान का कहना है कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, और जांच लगातार की जा रही है, और जो भी और भी टीम में जो शामिल रहे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और बात की जाए मनराजपुर गांव की, तो अभी भी परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है। जी, साथ ही रामकुमार ये भी बताएं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ खुलासे हुए? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ पाई है, और जल्द ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने वाली है। उसके आधार पे और भी धाराएं बढ़ाई जाएंगी, और परिजनों को पुलिस लगातार आश्वासन दे रही है कि आपके साथ न्याय किया जाएगा, और जो भी दोषी हैं उनके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी रामकुमार, क्या पीड़िता के साथ रेप को लेकर भी बातें हो रही हैं? अभी तक ऐसा कोई भी साक्ष्य सामने नहीं आ पाया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रामकुमार हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे हमारे साथ। क्या पुलिस की पिटाई से युवती की मौत हुई है, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। हालांकि पुलिस के कई अधिकारियों के ऊपर गाज गिरी है, एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है। कई और पुलिसकर्मियों के ऊपर भी गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ साफ हो पाएगा। हालांकि रेप को लेकर भी बहुत सी बातें कही जानी, हालांकि कोई प्रमाण या कोई गवाह फिलहाल नहीं मिल पाया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही तमाम चीज़ें साफ हो पाएंगी। रात भर हंगामा यूं ही देखा गया है चंदौली में, जब एक गैंगस्टर को पकड़ने के लिए पुलिस यहाँ पर पहुँची थी, तो उसमें उसकी बेटी के साथ यहाँ पर हाथापाई हुई और संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन पुलिस अपनी साफ सफाई लगातार पेश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद पुलिसकर्मियों के ऊपर यहाँ पर मामला दर्ज किया गया है, गैर इरादतन मामला दर्ज किया गया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतका की आना बाकी है, और अंतिम संस्कार हालांकि कर दिया गया है।
उसके बाद देखना यही होगा कि पुलिस कर्मियों के ऊपर और क्या सख्त कार्रवाई होती है। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो बनाने के लिए रात भर पुलिस का गश्त यहाँ पर जारी रहा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस की मूवमेंट यहाँ पर देखी जा रही है। तो पुलिस ने खाकी को बदनाम किया है, ये एक बड़ी बात कही जा रही है। जिस वक्त फ्रेंडली पुलिसिंग की बात हम करते हैं, उस दौर में भी अगर इस तरह के मामले पेश आते हैं तो ये वाकई कहीं ना कहीं, चाहे वो केंद्र सरकार की नीतियाँ हों, चाहे वो राज्य सरकार की नीतियाँ हों, उनको पलीता लगाने का काम करती हैं। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर आपको होता है, युवती के अपहरण और हत्या के मामले में कार्रवाई हुई है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत 5 पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। 1 महीना पहले युवती के अपहरण के बाद भी हत्या उसकी कर दी गई थी। सदर कोतवाली ने 6 लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। युवती के अपहरण और हत्या के मामले में कार्रवाई की गई है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत 5 लोगों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। 1 महीने पहले युवती के अपहरण के बाद हत्या उसकी कर दी गई थी। सदर कोतवाली ने 6 लोगों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है, जिनमें 5 के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो नाव से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर युवती के अपहरण और हत्या के मामले में कार्रवाई की गई है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत 5 पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई, यानी कि 6 के 6 लोगों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। 1 महीने पहले युवती के अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। सदर कोतवाली ने 6 लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। नीरज हमारे संवाददाता जुड़ गए अपडेट के साथ। नीरज, 1 महीने पहले का ये पूरा मामला है, कार्रवाई पुलिस की लगातार जारी थी, कहां तक पहुंची है ये कार्रवाई? देखिए, एक सबसे अहम बात यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं और राज्य मंत्री रहे हैं। स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह, ये उनके बेटे इसमें शामिल थे। एक युवती का अपहरण किया था और अपहरण के बाद में उसकी हत्या करके आश्रम में उसका शव दफना दिया था। खुदाई के बाद शव बरामद हुआ था। लगातार पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। आज पुलिस ने इसमें बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें जो सपा नेता थे उनके 2 बेटे शामिल हैं और मुख्य वही आरोपी हैं। उन दोनों के खिलाफ जो है गैंगस्टर की कार्रवाई की है। इनके साथी थे। कुल मिलाकर 6 लोगों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अब इसके बाद प्रशासन आगे की जो है स्टेप लेगा। जी, परिवार के लोगों से बात हो पाई आपकी? जी, परिवार के लोगों से अभी बात नहीं हो पाई है, क्योंकि दोनों उनके बेटे जो हैं वो दोनों बेटे जेल में हैं और दोनों पे जो है कार्रवाई की गई है। अभी परिवार के कोई भी सदस्य जो है बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की पुलिस जो है एक के बाद एक्शन ले रही है, कहीं ना कहीं पुलिस जो है इसमें एक बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है, उन्नाव पुलिस ने। नीरज, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इधर अमेठी में पुलिस और प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त की 3 मंजिला मकान को कुर्क करते हुए उस पर ताला जड़ दिया है। पुलिस ने मकान में रह रहे अभियुक्त के परिजनों को भी बाहर निकाल दिया। वहीं गैंगस्टर के एक अन्य अभियुक्त की पिकअप गाड़ी भी पुलिस ने कुर्क कर ली है। बता दें कि बीते 17 अक्टूबर 2021 को मुंशीगंज बाजार से बाइक से घर जा रहे सेवानिवृत्त फौजी की पिकअप से रौंद कर हत्या कर दी गई थी। घटना के पुलिस ने खुलासा करते हुए विजय प्रताप सिंह उर्फ गल्लन सिंह और चालक श्याम बिहारी शुक्ल को गिरफ्तार करके जेल भेजा था, जिसके तहत कार्रवाई की गई थी। गोरखपुर से खबर आपको बताएं, 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। इनामी बदमाश तौफीक अहमद उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। गैंगस्टर एक्ट में शातिर बदमाश तौफीक फरार चल रहा था, वांछित चल रहा था। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला शातिर बदमाश बताया जा रहा है। पुलिस की फायरिंग में बदमाश को गोली लगी है। बड़ी खबर आपको दे दें, पैर में उसकी गोली लगी है। तो काफ़ी टाइम से वांछित चल रहा था। 25,000 का इनाम भी पुलिस के द्वारा इसके ऊपर रखा गया था। तो पुलिस मुठभेड़ में ये घायल हुआ है। इनामी बदमाश तौफीक अहमद उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। गैंगस्टर एक्ट में शातिर बदमाश तौफीक वांछित चल रहा था। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला शातिर बदमाश बताया जा रहा है। तो पुलिस की फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। गैंगस्टर एक्ट में शातिर बदमाश तौफीक, जो कि काफ़ी टाइम से वांछित चल रहा था, पुलिस को अब हाथ लग चुका है। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला शातिर बदमाश, जो कि चोटिल होने के बाद पुलिस के कब्जे में है। हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। हरेंद्र, 25,000 का इनामी जिसने पुलिस को कई बार चकमा दिया, लेकिन आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिल गई। गोरखपुर पुलिस को लगातार प्रतिदिन कुछ न कुछ सफलताएं मिल रही है।
खासतौर से गोरखपुर की पुलिस ने आज 25,000 के इनामी अपराधी को पकड़ करके एक जनता के बीच में जो संदेश देने का काम किया कि पुलिस बैठती नहीं है, चुप नहीं रहती, पुलिस काम करती है, उसका एक संदेश लोगों ने देने का काम किया। और 25,000 का इनामी पकड़ करके जो है कि वो काफी दिनों से फरार चल रहा था, वांछित था, आज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और उसको अपने गिरफ्त में लिया है। बिल्कुल, किस तरह से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया? देखिए, मुखबिर की सूचना पर चारों तरफ से घेराबंदी की गई। उसके बाद ये 25,000 का इनामी भागने के फिराक में था, लेकिन पुलिस ने धार दबोचा और अपनी कस्टडी में लेकर जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। बहुत शुक्रिया हरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। चंदौली मामले में डीएम और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुन लेते हैं। और उसमें काफ़ी वीडियो वगैरह भी वायरल हुए थे। और जब जानकारी प्राप्त हुई तो मेरे द्वारा डीएम साहब द्वारा, कमिश्नर साहब द्वारा, आईजी साहब द्वारा मौका मुआयना किया गया और मौके पर सारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। और उसके पश्चात जब परिजनों से बात करी तो उन्होंने पुलिस के ऊपर मारपीट का और उसके कारण मृत्यु हो जाने का मुकदमा दर्ज करवाया और उसी संबंध में एसएचओ को ऊपर हमने निलंबन की कार्रवाई भी की। इसके पश्चात जब बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, उसका पैनल से हमने पोस्टमार्टम करवाया है, उसकी पूरी वीडियोग्राफी हुई है, उसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं। उसी के लिए आज हमने प्रेस ब्रीफिंग मेरे और डीएम साहब द्वारा रखी गई थी। और उसमें जो चीज़ सामने आई है वो मैं एक बार आपको सभी को बता देता हूँ। उसमें एक गले के पास एक खरोच आई है और जो बाएं जबड़ा है उसके नीचे 0.5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी मामूली सी चोट है। इसके अलावा कोई भी चोट पूरे शरीर पे इसके अतिरिक्त अंदरूनी और बाहर दोनों, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, पोस्टमार्टम में नहीं आई हैं। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम की फाइनल जो वो होती है, मतलब डिसीजन होता है, उसमें कॉज ऑफ डेथ जो है वो अननोन लिखा गया है और विसरा को प्रिजर्व किया गया है। विसरा को प्रिजर्व करने के बाद विसरा को भेजा जाएगा। विसरा की जो रिपोर्ट आएगी उसके पश्चात ही जो हमारी मुकदमा जो पंजीकृत किया गया है उसके अंदर कार्रवाई की जाएगी। ये सभी डिटेल हमने प्रेस नोट में भी शेयर कर दी हैं आप सभी के साथ। और जो एक बात मीडिया में फ्लैश हो रही थी रेप की, उसके संबंध में ये बताना चाहूँगा कि कोई भी अंदरूनी अंग के ऊपर कोई भी असॉल्ट या चोट नहीं आई है। जो अभी मैंने आपको 2 जगह बताई हैं जहाँ पे गले के पास खरोच और एक बाएं जबड़े के पास जो है इसमें मामूली सी चोट आई है, तो ये इनके अलावा कोई भी चोट पूरे शरीर में अंदरूनी इवन और एक्सटर्नल नहीं आई है। अब इसमें जो डॉक्टर्स हैं इनके द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, इनका केस के अंदर बयान लिया जाएगा और फोरेंसिक एक्सपर्ट ली जाएगी। उसके पश्चात ही जो विवेचना हमारी चल रही है उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शूट करेंगे, बहुत सारे वीडियोज इसमें वायरल हो रहे हैं, कुछ लोगों को उसमें भड़काया जा रहा है, उसको सबको हम अब इस केस में संज्ञान लेंगे और कोई भी जो साक्ष्य इसमें कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा। सभी को हम नोट कर रहे हैं, हमारी टीम नोट कर रही है और जो भी जिसके भी बयान है उनको भी इंक्लूड करेंगे। पुलिस बल पर जिन्होंने हमला किया उस पर कोई ट्रेस हो पाया? उस पर हमारी कार्रवाई चल रही है। कुछ वीडियोस हमारे पास सामने आए हैं। जैसे जो पुलिसकर्मी अभी घायल हैं, जैसे वो ठीक हो जाएंगे एक आध दिन में, तो उनसे जो भी लिखित तहरीर वो जिसके खिलाफ देंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी पुलिस ये केस विचाराधीन है क्योंकि पोस्टमार्टम के अंदर कॉज ऑफ डेथ अभी अननोन आया है, पर उन्होंने काफ़ी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं जो मैंने आपके सामने बता दी हैं। और इसके पश्चात ही जो सभी बयान होगा इसमें और भी फोरेंसिक की रिपोर्ट्स लगेंगी। उसके बाद जितना रिकॉर्डिंग्स हमारे बाकी साक्ष्य हैं उसको मिला के ही इस पर एक निर्णय आएगा केस के अंदर कि मौत का कारण क्या रहा। पुलिसकर्मी जो घायल हैं उनकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है, आगे उनकी स्थिति क्या है? सबसे पहले जो पुलिसकर्मी कल जब ये हुआ तो कुछ लोगों द्वारा एक सड़क के ऊपर जाम करके कुछ पुलिसकर्मियों के ऊपर अटैक किया गया, वो अभी सभी सेफ हैं। उनको तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे उनके द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो वो लड़की किस हालत में थी? क्या पंखे से लटकी हुई थी या नीचे थी? देखिए, जब पुलिस जब मौके पे जब कल गई थी, जो अभी सामने आया है कि पुलिस चेकिंग के लिए या दबिश के लिए जो गई थी वो लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास बताया गया है। उसके पश्चात अभी कोई भी चीज़ सारी विवेचना के अंदर है। इसमें कोई भी जो साक्ष्य हमारे सामने आ रहे हैं वो विवेचना में हम इंक्लूड करेंगे। और इसमें अभी ऐसी कोई भी चीज़ सामने नहीं आई है कि अब वो लटकी हुई थी या वो गिरी हुई थी। जो भी वीडियो वायरल हुआ उसके पश्चात ही मौके पे हम डीएम साहब और आईजी साहब और कमिश्नर साहब द्वारा मौका मुआयना किया गया। ये सभी चीज़ को हमने इंक्लूड किया, तभी पोस्टमार्टम भी एक पैनल के द्वारा कराया गया, उसको पूरा वीडियो रिकॉर्ड हमने करवाया है, ठीक है। और जो चोटें मैंने आपको बताई हैं वो इसमें लिख दी गई हैं, उसके अतिरिक्त कोई चोट नहीं पाई गई है। पर क्या क्या आपराधिक मामले दर्ज हैं? उनके ऊपर काफ़ी आपराधिक मामले दर्ज हैं जिसकी डिटेल सूची हम बनवा रहे हैं, उसको भी आपको अवगत कराया जाएगा।
और उस पर जो उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। उनके बेटे का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो रेप की बात कर रहे हैं। ये भी जानकारी आई कि कन्हैया यादव के बेटे के ऊपर भी आपराधिक मामले दर्ज है। देखिए, जैसे रेप के संबंध में मैं पहले ही कहा, सिर्फ जो गले के ऊपर चोट है और जो खरोच है और एक जो बाएं जबड़े के पास 0.5 सेंटीमीटर की मामूली चोट है, इसके अलावा कोई भी पूरे बॉडी में इंटरनल एवं एक्सटर्नल चोट नहीं पाई गई है। इसके तब भी हमने जांच में ये विषय अभी भी रखा है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट हमने अभी भेजी है, फोरेंसिक में हम रिपोर्ट भेजेंगे। पर ये मैंने आपको जो डिटेल्स हैं पोस्टमार्टम की मैंने आपको बता दी है। महिला पुलिस थी जब ये सब कुछ हो रहा था छापेमारी? अभी जो बताया गया SHO द्वारा, जो GD का तस्करा भी है, उसमें महिला पुलिस का होना बताया गया है। तब भी ये जांच का विषय है, जिसमें हमने एडिशनल SP सदर के द्वारा जांच बिठाई गई है कि कौन कौन लोग गए थे। उसमें कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं, उसमें वो दिख भी रहा है। तो अभी जो सामने आ रहा है कि महिला पुलिस उसमें थी। सर, तो दबिश के लिए आप लोग गए थे? नहीं, वो सारी चीज़ें अभी जांच का विषय है। जो साक्ष्य हमारे पास आ रहे हैं विभिन्न पुलिसकर्मियों के द्वारा भी और जो लोगों द्वारा भी वायरल किया जा रहा है, उसको एडिशनल SP सदर के द्वारा जो जांच की है उसमें सबको इंक्लूड किया जाएगा, कहाँ का वीडियो है, कहाँ नहीं है। और जो भी अगर लापरवाही पाई जाएगी, जो एक नॉर्मल रेड की जो हमारी रूटीन SOP होती है, अगर उसमें कोई भी लापरवाही की जाएगी, जो डिपार्टमेंटल एक्शन है वो पुलिसकर्मियों के ऊपर लिया जाएगा। जब हम लोगों से बातचीत में ये कह रही है कि जैसे ही पुलिस गई और दूसरे कमरे में वो दाखिल हुई, देखा कि बहन पंखे से लटकी हुई एक साड़ी के सहारे, जब तो ये बात तो आप लोग को भी उसने बताई होगी, आखिर वो पंखे से लटकी कैसे? क्या उसने खुद ही टॉर्चर के कारण सुसाइड कर लिया? देखिए, अभी केस विचाराधीन है, मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि ये विवेचना का पार्ट है। उनकी जो छोटी बहन है, उनकी जब हमारे साथ बात और DM साहब द्वारा उनसे बात की गई, तो तब उन्होंने ये चीज़ सामने रखी थी। इसको विवेचना में हम इंक्लूड करेंगे। उसके बाद ही सारे फैक्ट्स जो हमारे पास हैं वो मैंने आपको अवगत करा दिए हैं। और उसके अलावा कोई टिप्पणी अभी करना, क्योंकि जो कॉज ऑफ डेथ है वो जो पैनल है उसके द्वारा भी अननोन बताया गया है, तो उस पर कोई भी कॉज ऑफ डेथ इस तरह से कमेंट करना उचित नहीं होगा। पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ अननोन आया है और 2 चोट जो मैंने आपको बताई है वो आई है। उसके अतिरिक्त कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल या जैसे ट्रैकिया डैमेज होता है, बॉडी में विंड पाइप डैमेज होता है, ऐसा कुछ भी नहीं आया। मौत का कारण क्या सामने आया? मौत का कारण अननोन ही, जैसे मैंने आपको बताया कि पोस्टमार्टम में अननोन है। तो ये अभी इसके अलावा और भी साक्ष्य हमारे जो फोरेंसिक के साक्ष्य होंगे, ठीक है, हमारे जो बाकी सारे साक्ष्य होंगे मौके के ऊपर, सीन को हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि ये संवेदनशील केस है। तो उसके कारण जो सारे साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से क्या समझा जाए इस मौके कारण? नहीं, इस पर भी टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि केस विचाराधीन है। और जो SHO को निलंबित किया आपने, क्यों किया? SHO को जो निलंबित किया गया, क्योंकि लोगों के अंदर उसके विरुद्ध थोड़ा आक्रोश था, और जो कार्रवाई की गई और जो ये घटना हुई है उसके ऊपर प्रथम दृष्टया लोगों ने आरोप लगाया। तो इस संबंध में उसको निलंबित करके उसको उन ऊपर जांच की जा रही है, ताकि एक तो वो विवेचना को इन्फ्लुएंस ना कर सके, और जो भी जांच में सामने आएगा उसके पश्चात ही उनके डिपार्टमेंटल एक्शन जो लिया गया उसके। घर वालों ने जो FIR किया है उसमें क्या सामने आया? घर वालों ने जो FIR दी है उसमें हमने मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें 452, 323 और 304 में हमने मुकदमा किया, जिसमें उन्होंने SHO को भी नामजद किया और कुछ और पुलिसकर्मियों को नामजद किया है। जो उन्होंने तहरीर दी थी उसके पश्चात हमने मुकदमा पंजीकृत किया, विवेचना चल रही है, उसी पश्चात ही पोस्टमार्टम हुआ और सारे फैक्ट्स हमने गैदर किया। सर, तो क्या उनके खिलाफ में क्या कार्रवाई हो रही है? और चूंकि वो खुद वांटेड थे कन्हैया, तो क्या उनको गिरफ्तार किया गया है या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, अभी जो पुलिस के ऊपर जो कार्रवाई की, जिन्होंने मारपीट करी है, वो लोग जो सड़क पर आए हुए थे कुछ लड़कों द्वारा, तो उसका पूरा वीडियोज हमारे सामने है। और जैसे मैंने बताया, पुलिसकर्मी हॉस्पिटल में सेफ है, मतलब ऐसे उसके खतरे से बाहर है। जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे, जो भी वो तहरीर देंगे उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। टाइमिंग को लेकर एक सवाल उठ रहे हैं कि जो घटना हुई है, जो मौत हुई है, वो पुलिस की दबिश से पहले हुई है या बाद हुई है, ये क्या आप तो निकल कर? देखिए, अभी इस पर कुछ भी कमेंट करना सही नहीं होगा, क्योंकि केस विचाराधीन है। और पोस्टमार्टम में स्पेशली जब कॉज ऑफ डेथ अननोन है, तो इसमें ऐसा कुछ भी टिप्पणी करना कि कितने बजे घटना हुई है, ये क्या हुआ, ये अभी नहीं हो पाएगा। जैसी विवेचना चलेगी सारे साक्ष्यों को इंक्लूड करेंगे हम, एक एक वीडियो को, एक एक जो सर्विलेंस की हमारी डिटेल्स रहती हैं और जो पुलिस पे सारे रिकॉर्ड्स हैं और जो पोस्टमार्टम की है, उसके बाद जो फोरेंसिक एक्सपर्ट की राय आएगी उसके पश्चात ही ये केस को आगे चलाया जाएगा। तो SP अंकुर अग्रवाल को सुन रहे थे आप, जो पूरे मामले पर जो कुछ हुआ उस पर एक विस्तृत जानकारी दे रहे थे। हालांकि उन्होंने रेप की जो बात सामने आ रही थी उससे इनकार कर दिया और साथ ही साथ ये बताया कि जो पीड़िता है उसकी बॉडी पर ना तो इंटरनली या ना ही एक्सटर्नली किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं पाए गए, सिवाय 2 हल्की खरोचों के। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में पेंशनर्स की राहें आसान होने से एक बड़ा काम शुरू किया गया है। सरकार ने ई-पेंशन पोर्टल का लोकार्पण किया है, जिस पर अपना ब्यौरा भरने के बाद रिटायर्ड सरकारी कर्मी को पेंशन भुगतान और अन्य कामों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कन्नौज में ई-पेंशन पोर्टल लॉन्चिंग का लाइव टेलीकास्ट किया गया। ADM गजेंद्र कुमार ने बताया कि सरकार के निर्देश पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि रिटायरमेंट के 3 दिन के अंदर ही सभी सरकारी कर्मियों का पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी होने के साथ ही उनसे अन्य सभी भुगतान की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी। जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं
उनके पेंशन के भुगतान के लिए ये ई भुगतान पोर्टल बनाया गया है, जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया गया है। इसमें लखनऊ में भी कई सम्मानित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बुलाया गया था और गाजीपुर कन्नौज में भी कई लोग इस कार्यक्रम से जुड़े उन्होंने देखा। इस कार्यक्रम इसकी लॉन्चिंग के बाद में जितने भी पेंशन के भुगतान होते हैं अभी भी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन इसके बाद जो उनका वेरिफिकेशन होता है वो ऑनलाइन होगा। अपने एंड से वो ऑनलाइन इसके फॉर्म को भरेंगे, ऑनलाइन इनका सत्यापन होगा और इनको जो सत्यापन के लिए ट्रेजरी आने की आवश्यकता पड़ती थी उसके आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सीधे ऑनलाइन उनके खाते में जो उनकी पेंशन की धनराशि है वो स्थानांतरित की जाएगी। और यूपी पावर कॉरपोरेशन का बिल भुगतान सॉफ्टवेयर में कमी के चलते मेरठ वासियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सॉफ्टवेयर में कमी आने से भुगतान डबल एंट्री कर रहा है, जिसके चलते आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। पश्चिम विद्युत वितरण निगम के निर्देशक आईपीसी द्वारा लगातार पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन निर्देशक के लिए पत्र भेजे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी सॉफ्टवेयर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। देखिए, अभी डबल एंट्री वाला विषय जानकारी में आया है। शासन के स्तर पर हम लोग इसकी जांच करा रहे हैं। जो भी इसमें इन्वॉल्व लोग होंगे, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, अभी जांच हो जाए, विषय जैसे ही सामने आएगा कार्रवाई करेंगे हम। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।